हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि टोटल मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पिछले 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है, यदि मेशिंग गियरों के बीच केंद्रों की दूरी 150 mm है और वेग अनुपात 2/1 है, तो पिनियन और गियर का पिच व्यास कितना हो जाएगा। दोस्तों, ये दोनों गियर की अगर दूरी देखी जाए तो यहाँ पे 150 दी हुई गई है और वेग में अनुपात है 2:1 का। कितना है दोस्तों? 2:1। तो पिनियन और गियर का पिच व्यास कितना हो जाएगा। दोस्तों बहुत इजी है, जो इनका रेशियो दिया है 2:1, इसको ऐड कर देंगे 2 + 1 = 3 और डिवाइड कर देंगे 150 से। ये टोटल दूरी अपॉन रेशियो 2 + 1। जब इसे ऐड कर देंगे तो 150/3 आ जाएगा। इसे इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपका 50 आ जाएगा। जो इसका दिया हुआ है आपका 50 mm आपकी पिनियन हो जाएगी और इसको जब इसके रेशियो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गियर का आ जाएगा आपका 2 × 50 = 100। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 mm और 100 mm। पिनियन यानी कि आपकी हो जाएगी 50 mm और गियर का पिच व्यास हो जाएगा 100 mm। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है। अपग्रांथिक स्नैगिंग जिसे बोलते हैं स्नैगिंग डैश द्वारा धातु को निकालने की एक प्रक्रिया है। स्नैगिंग विधि से किस चीज को निकाला जाता है? क्या धातु के काटने की आ रही है, या फिर छेनी को से काटना, या फिर घिसने से, या फिर पेशड़ से? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पेशड़ से। क्या होगा दोस्तों? पेशड़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, जिससे कि ये वीडियो उन जो तैयारी कर रहे हैं ITI से फिटर ट्रेड की, उनके पास भी जाए, जिससे कि वो लोग कुछ नया सीख सकें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो कोण 90 से कोण से कम है उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे समकोण कहेंगे, या फिर उसे अधिक कोण कहते हैं, या फिर वह न्यून कोण है, या वो त्रिकोण है? दोस्तों, 90 डिग्री से कम है तो उसे न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण। और दोस्तों, अगर पूछ ले अधिक कोण के बारे में तो वो 90 डिग्री से प्लस होता है। क्या होता है? 90 डिग्री से प्लस, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से ज़्यादा। और समकोण किसे कहते हैं? उसे 90 डिग्री को कहते हैं। और जो त्रिकोण बनता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? 180 डिग्री। क्या बोलते हैं? 180 डिग्री। चलिए दोस्तों, आगे 24 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अर्ध तरल स्नेहक का सबसे अच्छा उदाहरण है। दोस्तों, ये सेमी लुब्रिकेशन के बारे में पूछ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे अर्ध तरल स्नेहक के बारे में पूछ रहा है, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट। तो क्या होता है दोस्तों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लुब्रिकेशन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलते ही हैं। तो यहाँ पे आपका अर्ध तरल स्नेहक का सबसे अच्छा उदाहरण है लॉर्ड ऑयल, या फिर कास्टर ऑयल है, या ग्रेफाइट है, या ग्रीस है। तो क्या होगा दोस्तों? ग्रीस होगा। सेमी लिक्विड क्या होता है? ग्रीस होता है। और ग्रेफाइट क्या होता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में आजकल ग्रेफाइट के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये क्या होगा? सॉलिड लुब्रिकेंट होगा। क्या होगा दोस्तों? सॉलिड लुब्रिकेंट। दोस्तों, मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, उसके साथ मैं आपको वो चीजें ही बता रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे 20 क्वेश्चन में आपका 40 से 45 क्वेश्चन आपके डिस्कस ही हो जाते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अगर आपको कुछ भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, जिससे हमें काफ़ी उत्साह मिलेगा कि मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँ आपके लिए। यहाँ पे पूछ रहा है, निम्नलिखित ऊष्मा शोधन प्रक्रिया में कौन सी घटक पर एक पैमाना मुक्त सतह प्रदान करता है? क्या कार्बोनाइजिंग, या फिर नाइट्राइडिंग, या घोल कठोरण, या प्रेरण कठोरण? ऊष्मा शोधन प्रक्रिया में कौन से घटक एक मुक्त सतह प्रदान करता है? मतलब स्केल फ्री। क्या होगा दोस्तों? स्केल फ्री सतह
कौन प्रदान करता है? क्या कार्बोराइजिंग? नहीं दोस्तों, कार्बोराइजिंग तो प्रोवाइड नहीं करती। उसमें भी आपकी स्केल फ्री यानी कि सतह नहीं बनेगी, यानी कि पपड़ी रहेगी। नाइट्राइटिंग में भी पपड़ी बनती है, होल कठोरन में भी दोस्तों, लेकिन प्रेरण कठोरन यानी कि इंडक्शन हार्डनिंग में स्केल फ्री यानी कि पपड़ी रहित सतह बनती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन हार्डनिंग यानी कि प्रेरण कठोरन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। 26 नंबर का क्वेश्चन है, आंतरिक व्यास की गणना के लिए निम्न में से कौन से लोकेटर का प्रयोग किया जाएगा? क्या वी लोकेटर का प्रयोग करेंगे, या नेक्स्ट लोकेटर का प्रयोग करेंगे, या पिन टाइप लोकेटर का प्रयोग करेंगे, या फिर सॉलिड सपोर्ट का प्रयोग करेंगे? दोस्तों जब आंतरिक व्यास की गणना की जाती है तो इसमें से पिन टाइप लोकेटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पिन टाइप लोकेटर। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि पिन है, पिन मतलब कि होल के अंदर जाती है, तो क्या हो जाएगा? पिन टाइप लोकेटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोजन के लिए खुरदरापन की मानों को 12 ग्रेड में वर्गीकृत किया जाता है। सीमा है N1 से N12, 1 से 12, N0 से 12, या फिर 0 से 12। तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? N1 से 12। कितना होगा? N1 से 12। जिसको बोलते हैं सरफेस रफनेस की ग्रेड कितनी होती है? N1 से N12 तक होती है। कितनी होती है? N1 से N12 तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टैपिंग द्वारा होल एक छेद को थ्रेड करने के बाद यह पाया गया कि थ्रेड की शिखा पूरी तरह से नहीं बनी थी। यह दोष किसके कारण आता है? थ्रेड का जो शिखा यानी कि ऊपर का सरफेस था वो पूरी तरीके से नहीं बन पाया था, वो किसके कारण? क्या अपर्याप्त शीतलक आपूर्ति के कारण, या छेद आकार नल ड्रिल आकार या थोड़ा सा अधिक होता है, छेद आकार नल ड्रिल आकार से थोड़ा कम होता है, या नल के कटाव किनारों की हुई टिप? यहाँ पे आपको नल से कंफ्यूजन हो रही होगी, तो नल को यहाँ पे ड्रिल को ही नल बोला गया है, जो ड्रिल है उसी को नल बोला गया है यहाँ दोस्तों। तो टैपिंग द्वारा एक होल को थ्रेड के बाद पाया गया कि उसकी थ्रेड की शिखा सही से नहीं बन पाई थी। यहाँ पे वो रीमर की बात कर रहा है, सॉरी दोस्तों रीमर की बात कर रहा है। तो ये किसके कारण होता है? क्या छेद आकार नल ड्रिल यानी कि रीमर ड्रिल आकार से थोड़ा अधिक है, यानी कि जो छेद का आकार है वो थोड़ा सा अधिक होने के कारण वो सही से बन नहीं पा रहा है, यानी कि जो रीमर है आपकी उसका व्यास कम है होल के मुकाबले, जिसकी वजह से उसका व्यास सही से नहीं बन पा रहा। अगर होल इतना बड़ा है और आपकी रीमर इतनी है तो वो कुछ गैप गैप मिल जाने के कारण वहाँ पे सही से उसकी शिखा नहीं बन पा रही, तो इसलिए सही साइज का रीमर प्रयोग करना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, सिंथेटिक आसांजक में तरल पेस्ट और ठोस के रूप में उपलब्ध है। थर्मोरेजिन आसांजक, थर्मोसेटिंग आसांजक, थर्मोप्लास्टिक आसांजक, या थर्मोप्लास्टिक रबर आसांजक? क्या होगा दोस्तों? थर्मोप्लास्टिक रबर आसांजक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के शामक का धुआं खतरनाक होता है? क्या हेलन शामक के, या फोम शामक के, या जल युक्त शामक के, या सूखे पाउडर के? किसका होता है दोस्तों सबसे खतरनाक धुआं? हेलन शामक के। किसका? हेलन शामक। शामक किसको बोलते हैं? एक्सटिंग्विशर को। किसको बोलते हैं? एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर को बोलते हैं दोस्तों। इससे और एक्सटिंग्विशर का क्या काम होता है दोस्तों? आग को बुझाने का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है आपका, लैब में घर्षण को अंत स्थापन इम्बेडिंग करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? इम्बेडिंग मतलब दोस्तों ये जैसे लैपिंग पेस्ट है तो इसमें चार्ज करने के लिए बोल रहा है। इम्बेडिंग मतलब उसके अंदर डालना, मतलब कोई एनर्जी देना, तो एनर्जी से क्या आ जाएगा? चार्जिंग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्जिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, फेसिंग ऑपरेशन के दौरान यदि उपकरण सही केंद्र ऊंचाई पर सेट नहीं है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? क्या अवतल सतह बन जाएगी, यानी कि इस तरह की सतह बनेगी, या केंद्र में एक पाइप रह जाता है, पिप रह जाता है, सॉरी यहाँ दोस्तों इन्होंने पिप को पाइप बोल दिया, एक पिप सा रह जाता है, या फिर उत्तल सतह बन जाती है। उत्तल सतह ऐसे, सॉरी दोस्तों यहाँ ये होती है अवतल सतह, ये होती है दोस्तों उत्तल सतह, या टेपर सतह बन जाएगी, यानी कि सतह ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बन जाएगी, यहाँ छोटी यहाँ से बड़ी बन जाएगी। तो उसमें क्या होगा राइट आंसर? केंद्र में एक पिप रह जाता है। क्या रह जाता है? एक पिप रह जाता है। अगर सही ऊंचाई पे आपका
फेसिंग टूल सेट नहीं है तो एक पिप रह जाएगा। जैसे कि ये आपका एक जॉब है, यहाँ पे एक पिप रह जाता है तो थोड़ा एरिया छूट जाता है, यहाँ पे टूल के गलत झुकाव के कारण ऐसा होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है। एक घटक की ड्राइंग के एक आयाम 25 प्लस माइनस 0.02 के रूप में निर्दिष्ट किया गया। इसमें टॉलरेंस बतानी है, सहायता शामिल है। यानी कि टॉलरेंस कितनी होगी दोस्तों, 0.00 mm, 0.02 mm, 0.03 mm या 0.04 mm। दोस्तों जब वो पूछ रहा है कि उसकी टॉलरेंस बतानी है तो टॉलरेंस आपकी दोनों तरफ होगी दोस्तों। कई लोग इसका भी आंसर ये भी दे सकते हैं 0.02, जो कि बिल्कुल गलत है। उसका राइट आंसर क्या होगा, जब ये प्लस माइनस दिया है यानी कि इसका मतलब 0.02 भी जा रही है और 0.02 माइनस में भी हो रहा है। यानी कि 25 में प्लस कर रहे हैं 0.02, जो आ जा रहा है 25.02, और दूसरा देखिए कैसा हो रहा है, तो 25 में से 0.02 माइनस कर देंगे तो 24.0 80 आ जाएगा दोस्तों, 08। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.04। कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.04। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.04 mm। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है। सांस चढ़ाना होनिंग प्रक्रिया के दौरान अधिकांश ऑपरेटर पावर स्ट्रोक के बजाय मैनुअल स्ट्रोक को पसंद करते हैं, क्योंकि बाहरी सतह पर काम आसानी से किया जा सकता है, संचालन में लचीलापन होता है, बड़ी मात्रा में कार्यों को पूरा किया जा सकता है, या सबसे किफायती तरीका है। सांस चढ़ाने यानी कि होनिंग प्रक्रिया के दौरान अधिकांश ऑपरेटर पावर स्ट्रोक के बजाय मैनुअल स्ट्रोक को क्यों पसंद करते हैं, बताइए दोस्तों। क्या बाहरी सतह पर काम आसानी से किया जा सकता है, नहीं दोस्तों। बड़ी मात्रा में कार्यों को पूरा किया जा सकता है, अगर पावर स्ट्रोक नहीं होगा तो बड़ी मात्रा में नहीं हो सकता, ये भी गलत है। सबसे किफायती तरीका है, नहीं किफायती तरीका नहीं है। ये क्या है दोस्तों, संचालन में लचीलापन आता है। क्या आता है दोस्तों, संचालन में लचीलापन बना रहता है, उसी वजह से मैनुअल स्ट्रोक का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 35 नंबर का क्वेश्चन है। जब तांबा धातु फोर्ज रोल स्थिति में होती है तो तांबा की संरचना क्या होती है, तंतुमय होती है, दानेदार होती है, आकारहीन हो जाती है, या क्रिस्टलीय होती है। तो कैसी होती है दोस्तों, तंतुमय। जब तांबा धातु फोर्ज या रोल स्थिति में होती है तो तांबे की संरचना तंतुमय होती है। कैसी होती है, तंतुमय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है। एक धातु की तनन शक्ति उसकी तनन लोड के अधीन फ्रैक्चर का प्रतिरोध करने की क्षमता होती है, या डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक धातु को अगर ताना जाता है तो उसमें एक टेंसाइल लोड उत्पन्न होता है जो कि टूटने से रोकता है। तो ये पूछ रहे हैं उसकी यूनिट क्या होगी, क्या वो केजी पर एमएम स्क्वायर होगी, क्या वो न्यूटन पर मीटर होगी, या फिर किलोग्राम पर मीटर होगी, या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगी। तनन शक्ति किसमें नापी जाती है, किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर। किसमें नापी जाती है, केजी पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी एग्जाम में इसको पूछा गया है। समुद्री जल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी पाइप सामग्री का प्रयोग किया जाता है। क्या टाइटेनियम का प्रयोग करेंगे, या गन मेटल का प्रयोग करेंगे, या निकल क्रोम मिश्र धातु का प्रयोग करेंगे, या पीतल का करेंगे। देखिए जल की बात आएगी तो कई लोग इसका आंसर निकल क्रोम अलॉय भी दे सकते हैं, क्योंकि वो एक संचारण धातु है जिसमें जंग नहीं लगता, कोरोजन रेजिस्टेंट धातु है। लेकिन इसका राइट आंसर आपका टाइटेनियम होगा। ये संचारण से तो बता लेगा, लेकिन इसके खारे पानी के, समुद्र में खारा पानी होता है, खारे पानी से इसका सॉल्ट निकल क्रोम की परत को भी गला देता है। तो इसलिए यहाँ पे टाइटेनियम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टाइटेनियम का। समुद्री जल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी पाइप सामग्री का प्रयोग करते हैं, टाइटेनियम का। किसका दोस्तों, टाइटेनियम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है। एक गियर में दांतों की संख्या डैश से विभाजित पिच व्यास को क्या कहा जाता है। एक गियर में दांतों की संख्या से विभाजित
पिच व्यास को क्या कहा जाता है? एडेंडम कहेंगे दोस्तों, या पिच कहेंगे, या मॉड्यूल कहेंगे, या डिडेंडम कहेंगे। तो सबसे पहले गियर के बारे में आप जान लें तो गियर है क्या। जैसे कि गियर की बात करें तो ये आपके गियर हैं, इसमें से यहाँ पे एक पिच जाती है जो कि स्ट्रेट होती है दोस्तों। यहाँ पे इस ऊपर वाले पार्ट को कहेंगे एडेंडम। क्या कहेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट को एडेंडम कहते हैं, और नीचे के पार्ट को दोस्तों डिडेंडम कहते हैं। तो यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपके गलत हो गए, और ये बीच की जो लाइन जाती है इसे पिच बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉड्यूल। क्या हो जाएगा? मॉड्यूल। ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करिए, जिससे कि मुझे काफ़ी हेल्प हो जाएगी, जैसे कि और भी मैं नए नए वीडियो आपके लिए उत्साह से ऐसे ही लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों 39 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिज्योत संयोजित कौन सी सर्कलिप गहरे खांचे में स्थित और शाफ्ट के छोटे व्यास का एक बड़ा शोल्डर प्रदान करती है? क्या दो भाग इंटरलॉकिंग रिंग्स, या ई रिंग्स, या फिर उच्च प्रबलता प्रकार, या प्रबलता ई रिंग्स? तो त्रिज्योत संयोजित कौन सी सर्कलिप जो होती है, एक सर्कलिप होती है गहरे खांचे में स्थित और शाफ्ट के छोटे व्यास पर एक बड़ा शोल्डर प्रदान करती है। इसमें कौन सी उच्च प्रबलता प्रकार, कौन सी होगी सर्कलिप? उच्च प्रबलता प्रकार। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न थ्रेड में किसका एक थ्रेडेड संयोजन में उपयोग किया जाता है जहाँ स्लाइडिंग बल केवल एक दिशा में काम करता है? एक दिशा में स्लाइडिंग बल की बात कर रहे हैं। क्या वो नकल थ्रेड है, या वो आरा दांत थ्रेड है, या वी थ्रेड है, या स्क्वायर थ्रेड है? दोस्तों जो स्क्वायर थ्रेड की बात करें तो यहाँ पे हैवी ड्यूटी में प्रयोग किया जाता है। और नकल थ्रेड जैसे कि आपने बोतलों में देखा होगा, और रेलवे के जहाँ पे इंजन से बोगी को लगाते हैं वहाँ पे भी नकल थ्रेड होता है, जो कि आसानी से लॉक भी हो जाता है और इजीली खुलता नहीं है। तो जो नकल थ्रेड होता है तो दोस्तों उसका एंगल भी पता होना चाहिए। तो उसका एंगल कितना होता है? 0 डिग्री एंगल होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। ऐसे ही बीएसपी थ्रेड का बी एंगल होता है, बी थ्रेड 47.5 डिग्री, बीएसपी थ्रेड का आपका 55 डिग्री, बीएसएफ का 47.5, और बीटी स्टैंडर्ड विथ थ्रेड यानी कि बीएसडब्ल्यू थ्रेड का भी 55 डिग्री होता है। दोस्तों इस पे ही मैं नई वीडियो लाने वाला हूँ, जिससे कि हर टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल पे बने रहें और वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूँ ऐसे ही। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा आरा दांत थ्रेड। जो आरा दांत थ्रेड होता है वो एक दिशा में काम करता है। जब भी एक दिशा में बात होगी अगर, तो वहाँ पे आपका आरा दांत ही आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 41 नंबर का क्वेश्चन। आकार की सीमा से इसके तद्रूप मूल आकार के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? क्या उसे छूट बोलते हैं, या फिर उसे विचलन बोलते हैं, या टॉलरेंस बोलते हैं, सीमा बोलते हैं? आकार की सीमा के इसके तदनुरूप मूल आकार के बीच के अंतर को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे विचलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विचलन, जिसे इंग्लिश में डेविएशन बोलते हैं। डेविएशन। चलिए ये टोटल 41 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।